morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic collection of data. Collection of data अर्थात आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन हम क्यों करते हैं? तो आंकड़ों का संकलन से तात्पर्य है अनुसंधान के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की विधियां। तो यह दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, अर्थात अनुसंधान की प्रकृति और इसके उद्देश्य। दूसरा अवेलेबल टू रिसोर्सेज, अर्थात हमारे सामने उपलब्ध सामग्री की मात्रा पर। ये आंकड़े जो है अर्थात आंकड़ों का कलेक्शन हम दो प्रकार से करते हैं। ये आंकड़े दो प्रकार के हो जाते हैं, एक है प्राइमरी डाटा और दूसरा है सेकेंडरी डाटा। हम सबसे पहले प्राइमरी डाटा के बारे में जानेंगे, फिर हम सेकेंडरी डाटा के बारे में स्टडी करेंगे। प्राइमरी डाटा दोज डाटा वीज आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेशंस। Those data which are collected for the first time by the investigation, अर्थात वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधान करता स्वयं पहली बार अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित करता है। मैं एक बार फिर प्राइमरी डाटा के बारे में आपको बतलाना चाहूँगी। Those data which are collected for the first time by the investigation himself for his investigations are called primary data। अर्थात प्राइमरी आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं पहली बार अपने उद्देश्य के अनुरूप एकत्रित करता है। सेकेंडरी डाटा वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करते, बल्कि कोई किया है या प्रकाशित रहते हैं उसमें से वह लेता है, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। Those data which are not collected by the investigation himself for his use and he receive them from other resources, यानी दूसरे से जो कलेक्ट डाटा रहता है उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा को हम गौण आंकड़े के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में इन दोनों आंकड़ों में अंतर आता है, तो हम फिर से एक बार बोलेंगे कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर है। तो प्राइमरी डाटा में आप देखेंगे कि ओरिजिनलिटी पाई जाएगी, इसलिए ओरिजिनलिटी पाई जाएगी क्योंकि ये स्वयं उद्देश्य के अनुरूप एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होते हैं और सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट हम याद कर सकते हैं कि प्राइमरी डाटा में समय बहुत अधिक लगता है, मोर टाइम लगेगा और सेकेंडरी डाटा में हमारा लेस टाइम हम लोग कंज्यूम करेंगे। थर्ड है प्राइमरी डाटा में मोर एक्सपेंडिचर हमें लगेगा, अर्थात हमें धन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, और सेकेंडरी डाटा में हमें धन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात लेस एक्सपेंडिचर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम पॉइंट याद कर सकते हैं कि प्राइमरी डाटा में हमें ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये डाटा हम स्वयं कलेक्ट करते हैं और ये हम अपने उद्देश्य के अनुसार कलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए प्राइमरी डाटा में हमें ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी डाटा में हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम पॉइंट याद कर सकते हैं कि प्राइमरी डाटा में हमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, मोर लेबर चाहिए हमें, लेकिन सेकेंडरी डाटा के लिए हमें मोर लेबर की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये प्रकाशित होते हैं, इसलिए हम उसमें से डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। इसलिए सेकेंडरी डाटा में हमें लेस लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेस टाइम, लेस लेबर, लेस एक्सपेंडिचर, ये सभी की ज़रूरत हमें सेकेंडरी डाटा में पड़ती है और प्राइमरी डाटा में जस्ट इसके विपरीत होती है। तो आज हम फिर देखेंगे कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, अर्थात मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा का अर्थ ये हुआ कि हम प्राइमरी आंकड़े कैसे और क्यों और किस लिए एकत्रित करते हैं। तो प्राइमरी आंकड़े एकत्रित करते हैं हम लोग तीन कारणों से। एक है ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन, दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन अर्थात प्रयोग के लिए हम प्राइमरी डाटा करते हैं, और तीसरा है इन्वेस्टिगेशन अर्थात अन्वेषण के लिए हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो है
कलेक्शन ऑफ डाटा अर्थात प्राइमरी डाटा का कलेक्शन हम इन्वेस्टिगेशन के लिए ही ज़्यादा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर प्राइमरी डाटा हम 5 प्रकार से कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अर्थात प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जैसा कि नाम है, स्वयं अपने उद्देश्य से अपने कार्य के अनुरूप हम स्वयं जाकर आंकड़े कलेक्ट करते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इसके भी कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। जैसा अगर हम स्वयं डाटे कलेक्ट करेंगे तो हमें मोर समय लगेगा, मोर एक्सपेंडिचर होगा, मोर लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। सेकेंड होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन अर्थात अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान अर्थात हम स्वयं जाकर आंकड़े एकत्रित नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी को नियुक्त करते हैं और हमारे द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वह जाकर ये डाटा कलेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में आप अंतर पाएंगे कि डायरेक्ट का जो मेरिट रहेगा या गुण रहेगा वो इनडायरेक्ट का दोष बन जाता है, और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का जो दोष रहता है, डिमेरिट्स रहता है, वो इसका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का गुण बन जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे मैंने कहा अभी तुरंत कहा कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हमें अधिक समय की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो हम जब स्वयं नहीं करते हैं, किसी दूसरे से करवाते हैं, तो हमें कम समय की आवश्यकता लगेगी, कम लेबर की आवश्यकता लगेगी, वह कम खर्चीला भी होगा। लेकिन डायरेक्ट क्या हो जाता है, अधिक खर्चीला हो जाता है। इस तरह हम दोनों को आराम से याद कर सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंशिएट है। तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट का जो मेरिट्स है, इनडायरेक्ट का वो क्या हो जाता है, डिमेरिट्स हो जाता है, और इसका जो डायरेक्ट का जो डिमेरिट्स है वो इनडायरेक्ट का क्या हो जाता है, मेरिट्स हो जाता है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी। थर्ड है इंफॉर्मेशन थ्रू कोरोस्पोंडेंट अर्थात इंफॉर्मेशन थ्रू कोरोस्पोंडेंट। सबसे पहले आप समझेंगे कोरोस्पोंडेंट क्या होता है। कोरोस्पोंडेंट का अर्थ होता है संवाददाता। संवाददाता हम किसे कहेंगे, हम स्वयं किसी सब जब डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, हम किसी को भेजते नहीं हैं, लेकिन जब वहाँ कोई व्यक्ति उपस्थित होता है, जैसे हम पेपर में हम न्यूज़पेपर देखते हैं, तो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमें हर जगह का न्यूज़ मिलते रहता है। तो ये न्यूज़ हमें कैसे मिलता है, क्या एडिटर स्वयं जाता है डाटा कलेक्शन करने? नहीं, एडिटर स्वयं डाटा कलेक्शन के लिए नहीं जाता है, बल्कि वह किसी को नियुक्त करता है, अर्थात संवाददाता को नियुक्त करता है। वह संवाददाता अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का जो न्यूज़ होता है, समय समय पर जो घटना घटती है, उस न्यूज़ को वह संवाददाता एडिटर को देता है। फिर वह एडिटर हमें इंफॉर्मेशन के रूप में या न्यूज़पेपर के रूप में हम सभी तक पहुंचाता है। इस तरह से जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन थ्रू कोरोस्पोंडेंट। नेक्स्ट है मेल्ड क्वेश्चनायर। मेल्ड क्वेश्चनायर अर्थात डाक द्वारा प्रश्नावली भरवाकर। डाक द्वारा प्रश्नावली भरवाकर। अब हम इसमें भी हम क्या पाते हैं कि हम स्वयं नहीं जाते हैं, बल्कि किसी को नियुक्त नहीं करते हैं, और हमें बहुत विस्तृत बड़े क्षेत्र का डाटा कलेक्ट करना है। तो बहुत बड़े क्षेत्र का डाटा कलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक अपना क्वेश्चनायर बनाते हैं। क्वेश्चनायर तो आप लोग समझते ही होंगे, अपने उद्देश्य के अनुरूप एक प्रश्नावली तैयार करना, जिसमें जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो पर्पस लिखे होते हैं। तो उस पर्पस के अनुसार हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं उसे हम क्वेश्चनायर
क्वेश्चनायर कहते हैं, तो हम क्वेश्चनायर को क्या करते हैं, जिस एरिया का हमें डाटा कलेक्ट करना है वहाँ मेल कर देते हैं और एक निश्चित समय दे देते हैं कि इस समय में हमें आप भर के भेजना है, और उस क्वेश्चनायर में जो हम भेजेंगे, मेल करेंगे, उसमें हम डाक टिकट भी लगा देते हैं और निश्चित समयावधि में उन्हें भेजने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह हम भेज देते हैं, फिर जब उन लोगों से हमें जो मिलता है वो हमें पुनः भेज देते हैं भरकर, क्वेश्चनायर भरकर, और इस तरह जो हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो इसे हम कहते हैं मेल्ड क्वेश्चनायर, डाक द्वारा प्रश्नावली भरवाकर। नेक्स्ट हम पॉइंट याद करेंगे, क्वेश्चनायर टू बी फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स, यानी अर्थात प्रश्नावली अन्वेषक या परिगणकों द्वारा भरवाकर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं भर के भी डाटा कलेक्ट करते हैं। आप अपने क्षेत्र में भी देखते होंगे कि हर समय समय पर कुछ न कुछ लोग भरने के लिए क्वेश्चनायर टाइप का लेके घूमते रहते हैं दरवाजे दरवाजे में। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रश्नावली जब वे लेके जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो कुछ लोग तो भर देते हैं, तो जो भर देते हैं उसको कहेंगे इन्यूमरेटर्स द्वारा हमें भर कर दे दिया जाता है, वो लोग सच्चाई भरता देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग नहीं भर पाते हैं, अशिक्षित होते हैं, तो अशिक्षित होने के कारण हम उनसे पूछकर जब हम स्वयं भर लेते हैं, तो इस तरह से जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे क्वेश्चनायर टू बी फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। तो ये हमारे डाटा कलेक्शन के, प्राइमरी डाटा कलेक्शन की 5 विधियां हैं। इन 5 विधियां के कुछ न कुछ गुण और कुछ न कुछ दोष हैं, तो हमारे एग्जाम में भी मुख्यतः इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आप थोड़ा सा बुक भी पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब उसके बाद मैं देखेंगे सेकेंडरी डाटा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा अर्थात सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं आप तो जानते ही होंगे, जो हम स्वयं नहीं करते हैं बल्कि किसी से किया हुआ है या कोई करता है उसमें से हम कलेक्ट करते हैं, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो सेकेंडरी डाटा के भी 2 सोर्सेस हैं, एक है पब्लिश स्रोत और एक है अनपब्लिश। पब्लिश यानी कि प्रकाशित स्रोत और अनपब्लिश्ड यानी कि अप्रकाशित। तो प्रकाशित स्रोत वे कहेंगे जिसे प्रकाशन किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सरकारी प्रकाशन, दूसरा है इंटरनेशनल प्रकाशन, तीसरा है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन और है रिपोर्ट ऑफ कमिटी एंड कमीशन। इस तरह बहुत सारे हैं जो कि प्रकाशित स्रोत हैं। तो प्रकाशित स्रोत से जैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसे हम पब्लिश स्रोत कहेंगे, और जो प्रकाशित नहीं किए जाते हैं उसे अनपब्लिश कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ कोरोना महामारी जोर से फैली हुई है, तो हमें इस बार डाटा कलेक्ट करना है, तो हम ये डाटा 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है पब्लिश्ड, एक है अनपब्लिश्ड। तो पब्लिश जो सरकार प्रकाशित कर रही है, जो हमारे न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो प्रकाशित हो रहा है, तो प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन अनपब्लिश जैसे कि जिसको कोई प्रकाशित नहीं करेगा, कुछ क्षेत्र होते हैं या कोई देश है वो कुछ डाटा को अप्रकाशित भी रख रहे होंगे, पूरा सही नहीं बता रहे होंगे, तो हम तो वहां पर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो डाटा कलेक्शन होगा उसे हम प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत से के रूप में भी हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Next day will be study on the topic measure of central tendency. Thank you for watching my video. Please like and subscribe.